मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उसकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उसकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। अपने जो कृष्ण के बारे में लेखक ने बताया है कि वृंदावन में हर जगह कृष्ण का ही एहसास होता है। कृष्ण के बांसुरी का एहसास होता है कि अभी कृष्ण कहीं से आएंगे और बांसुरी बजाएंगे। हर जगह उनके होने का आभास होता है, चाहे वाटिका घूमे चाहे नदी के पास। ऐसे ही लेखक कहना चाहते हैं कि इसी प्रकार जब जब पक्षियों के संरक्षण का नाम लिया जाएगा, जब जब पक्षियों के बारे में बात किया जाएगा, जब जब प्रकृति के बारे में बात किया जाएगा, उसके संरक्षण के बारे में बात किया जाएगा, तब तब सालिम अली का नाम लिया जाएगा। जिस प्रकार, क्योंकि कृष्ण को तो किसी ने देखा नहीं है, नहीं महसूस किया है, फिर भी हमने जिस प्रकार उनके विषय में पढ़ा है वह हमारे मन मस्तिष्क पर छाए हैं। उसी प्रकार सालिम अली भी जब जब चिड़ियों का नाम लिया जाएगा, जब जब प्रकृति के संरक्षण का नाम लिया जाएगा, उन चिड़ियों के संरक्षण का नाम लिया जाएगा, तब सालिम अली को याद किया जाएगा। लेखक कहते हैं कि उम्र में 100 वर्ष होने से कुछ ही समय बचा हुआ था। शती का अर्थ है 100 वर्ष पूरे होने से, और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उन्हें हो गई थी और अंतिम समय में उनकी आंखों की रोशनी भी छीनने को थी, अर्थात वे देखने में भी उतने सफल नहीं थे। फिर भी याद आता है वो समय जब वे पक्षियों की हिफाजत के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। जब तब उनकी आंखों में एक दूरबीन चढ़ा हुआ था, अर्थात पक्षियों को ढूंढती रहती थी उनकी आंखें, जो कि दूरबीन से देखकर अनुमान देखते हैं हम लोग कि दूर कोई पक्षी है। लेकिन सालिम अली जो थे उन्होंने इतनी मेहनत पक्षियों के संरक्षण के लिए, पक्षियों के लिए, कि वे दूर से ही उन्हें देख लेते थे। यह दूरबीन जो उनकी आंखों पर बचपन में कम उम्र में चढ़ी थी, वह उनके मौत के बाद ही उतरी। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। लेखक बताते हैं कि अब तक मैंने बर्ड वॉचर मतलब चिड़ियों को देखने वाला कोई व्यक्ति ऐसा कहीं नहीं सुना। वे एकांत के क्षणों में दूरबीन से चिड़ियों को निहारा करते थे। कौन सी चिड़िया कैसी है, कैसी दिखती है, उसे देखा करते थे। वे उन लोगों में से थे जो प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के बजाय प्रकृति के प्रभाव में आ जाने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। उन्होंने यह दुनिया बड़ी मेहनत से बनाई थी, अपने आसपास प्रकृति की दुनिया गढ़ी थी और उसमें उनका साथ निभाया था उनकी पत्नी तहमीना ने। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। लेखक बताते हैं कि सालिम अली ने एक बार केरल की जो साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाने के लिए, कहने का मतलब कि पेड़ों की कटाई
के कारण जब रेगिस्तानी हवाएं, गर्म हवाएं वहां लगेंगी तो वह पूरा का पूरा वैली रेगिस्तान में बदल जाएगा। इस बात को उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को बताया, जो कि मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे। जब उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने यह चित्र खींचा कि किस प्रकार केरल का जो वैली है वह बर्बाद हो जाएगा, क्या संभावनाएं हो, संभावित खतरा अर्थात भविष्य में आने वाले खतरों से आगाह किया, तो चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री थे उनकी आंखें नम हो गई, आंखों में आंसू आ गए। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सालिम अली थे जिन्होंने बर्फीली ज़मीनों पर, लद्दाख की बर्फी ज़मीनों पर रहने वाले पक्षियों को बचाने के लिए किस प्रकार उन्हें बचाया जाए इसकी वकालत की थी। हिमालय पर रहने वाले पक्षियों को बचाने के लिए वकालत की थी। लेखक बताते हैं कि न चौधरी साहब है न सालिम अली, इस समय में वे दोनों नहीं हैं, लेकिन किसी न किसी को तो यह जिम्मेदारी उठानी ही होगी। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। D.S. लॉरेंस भी जो थे वह भी बर्ड वॉचर थे। वो भी पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। उनका भी पक्षी प्रेमी होना बहुत प्रसिद्ध था। जब उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी को कहा गया कि आप अपने पति के विषय में कुछ बताइए, तब उन्होंने कहा था कि लॉरेंस ने पक्षियों को, मेरे छत पे जो बैठी गौरैया है उसे इतना देखा है, उसे इतना स्नेह किया है कि शायद मुझसे ज़्यादा वे बता पाएंगी कि लॉरेंस कैसे थे, और मेरे बारे में भी वे गौरैया ही ज़्यादा बता पाएंगी। मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में अपनी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उसका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। लेखक बताते हैं कि बचपन में एयर गन चलाने के दौरान नीलकंठ पक्षी आपने सुना होगा, जो कि दशहरे के बाद लोग बोलते हैं कि देखना बहुत अच्छा रहता है, शंकर भगवान का प्रतीक माना जाता है, जिसकी कंठ नीले रंग की होती है। वही उनके एयरगन से मर गई थी। उसके बाद से उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई थी और उन्होंने पक्षियों को ढूंढना शुरू किया और उन्हें बचाने के नए नए रास्ते खोजने लगे। उसके बाद उन्होंने वो स्थान प्राप्त किया जो कि लॉरेंस ने अपने जीवन में प्राप्त किया था। वे लॉरेंस की तरह ही नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए, इस सहज जीवन का प्रतिरूप बन गए। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव, उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना? लेखक कहते हैं कि वो सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू नहीं, एक छोटा सा टापू नहीं, बल्कि अथाह सागर है जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उनके स्वभाव से जो लोग परिचित हैं, उन्हें यही महसूस होगा कि थोड़ी ही देर में वो दूरबीन से कुछ पक्षियों को खोजकर अपने खोज के साथ वापस लौट आएंगे। लेकिन क्या वो लौटेंगे? लेखक का मन
ऐसा मानने के लिए कह रहा है कि मान लिया जाए कि अब वे नहीं लौटेंगे, तो क्या उनके रूप में कोई और लौटेगा जो पक्षियों को का संरक्षण करेगा? लेखक की आंखें नम है और उनके मन में यह एक बात उमड़ रही है कि सालिम अली तुम लौटोगे ना। तो यहाँ लेखक ने उनके लौटने से मतलब नहीं है, कहने का मतलब कि सालिम अली जैसा व्यक्तित्व जो कि पक्षियों की रक्षा करेगा, ऐसा कोई व्यक्तित्व इस पृथ्वी पर और होगा?